हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। दोस्तों, हिंदी टेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे वर्तनी, यानी वर्तनी शुद्धिकरण हम देखने वाले हैं। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उन शब्दों को हमने रखा है जो कठिन है। तो यहाँ से देखिए आपके 99% कठिन शब्दों की चिंता आज से खत्म होने वाली है। ये जो वीडियो है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए, लेखपाल, आरओ एआरओ, वीडियो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए, इस तरह के अगर प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ पर देखना है कि शुद्ध पूछा है या अशुद्ध, यानी प्रश्नों पर हमें जोर देना है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ऑप्शन ए है पुष्पांजलि, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है आध्यात्मिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब इस तरह का प्रश्न पूछे, या तो देखिए आपको पूरा पक्का पता हो कि इसका आंसर ये होगा, यानी शब्दों को देखते ही पहचान ले कि इसी तरह से लिखा जाएगा, या ऑप्शंस के अनुसार देखें कि कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है। जहां पर ये देखिए पुष्पांजलि है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, यानी इस तरह से लिखा जाता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। देखिए, जो अगर खाली मंत्री हो तब तो बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में छोटी की मात्रा आती है, यानी मंत्री परिषद। और ऐसे ही दोस्तों मंत्रिमंडल लिखा जाता, मंत्रिमंडल। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। वाल्मीकि ये बिल्कुल सही है, यानी इस प्रश्न का सी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आध्यात्मिक में क्या गलती है, तो देखिए इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जहां पर देखिए आपको इक प्रत्यय मिले तो वहां पर देखिए 99% शब्दों में दोस्तों जो पहला स्वर होता है वो दीर्घ होता है, यानी बड़ा आता है। जैसे समाज से सामाजिक, समाज में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ें तो क्या बन जाता है, सामाजिक बनता है। ठीक, सामाजिक। कहीं पर भी आपको अगर सामाजिक दिखे तो उसको देखकर ही काट देना। एक प्रत्यय हो समाज में जुड़ा हुआ तो बड़ा आ पहले आएगा। ठीक, जैसे प्रमाण में अगर एक प्रत्यय जोड़ दें, प्रमाण में एक प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, प्रामाणिक। तो ऐसे ही देखिए अध्यात्म में दोस्तों यहाँ पर एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अध्यात्म में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक, तो यहाँ पर ये गलती है, यानी छोटा आ दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, अभी पीछे शुद्ध पूछा था, अब यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, तो हमें प्रश्नों पर भी जोर देना है। विभीषण, गृहिणी, विरहिणी, रचयिता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विभीषण सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। गृहिणी भी सही है। विरहिणी दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, जैसे गृहिणी पे हा पे मात्रा है, ऐसे ही विरहिणी। विरहिणी यानी उस स्त्री को कहते हैं जिसका पति या जिसका नायक, जिसका प्रेमी दूर हो उससे। ठीक, तो ऐसी स्त्री को विरहिणी कहते हैं। रचयिता बिल्कुल सही है। तो तीसरे का हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा, विरहिणी में गलती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछिए। पूज्यनीय, पूज्यनीय, पूजनीय या पूजनीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। शब्द की प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, अनेकों बार ये पूछा जाता है, यानी चार का हमारा सी हो जाएगा। पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, पूजनीय। देखिए ये जो चैप्टर है ना वर्तनी, ये प्रैक्टिस से ही सही होगा। ठीक, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई नियम या ये चीज देखें आप, तो ये तो होता है दोस्तों प्रैक्टिस से ही सही होगा हमारा। पूजनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछिए। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि या तो हमें कोई शब्द ऐसे दिखे कि हाँ ये ठीक लिखा हुआ और हमें पूरा पक्का पता हो। बाकी देखिए अलग ऑप्शनों में भी हम उसमें देखेंगे क्या इसमें क्या कमी दे रखी है। जैसे अधिकार, यहाँ पर देखिए धाबे बड़ी की मात्रा है, जबकि क्या आती है, छोटी की आती है, अधिकार। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। अनुसरण, अनुसरण नहीं होता दोस्तों, अनुसरण होता है। ये तालु से नहीं होता, दंत से होता है। ठीक, अनुसरण। अध्ययन ठीक है बिल्कुल, यानी इसका हमारा सी सही हो जाएगा।
आगामी नहीं होता, आगामी होता है, आगामी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध पूछा है यहाँ पर। निस्संदेह, निस्संकोच, उज्ज्वल या महत्व। तो देखिए निस्संदेह भी सही है, निस्संकोच भी सही है, उज्ज्वल भी सही है। उज्ज्वल देखिए अनेकों बार पूछा जाता है दोस्तों, इस शब्द की प्रैक्टिस करें आप। दोनों जो इसमें आधे होते हैं। ठीक। महत्व यहाँ पर गलत है, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। महत्व जो लिखा जाएगा इसमें डबलता आता है, महत्व, डबलता। ठीक। तो यहाँ पर एक का और होना चाहिए, वो भी कैसा, आधा ही। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला। तो सुषुप्त है, दृष्टा है, रचिता है, सृष्टा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न पर। यहाँ से देखिए मैं अनेक जानकारी आपको बताने वाला हूँ। सुषुप्त जो लिखा जाता है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है, सुषुप्त। ठीक। सुषुप्त। दृष्टा सही है, यानी इसका हमारा बी सही हो जाएगा। रचिता ऐसे नहीं लिखा जाता, रचयिता होता है, यानी रचयिता। सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, सृष्टा इस तरह से लिखा जाएगा, यानी रा का पदेन रूप आएगा। यहाँ पर जो ये मात्रा है री की मात्रा है, जबकि रा आना चाहिए यहाँ पर। रा का कौन सा रूप, पदेन रूप। जो रा की नीचे मात्रा होती है वो रा का पदेन रूप कहलाता है। तो सृष्टा इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या रोचक तथ्य आपको बतलाने वाला हूँ। दृष्टा, ये सही है यहाँ पर। दृष्टा, दृष्टा होता है दोस्तों देखने वाला। देखिए जो देखने वाला, दृष्टा तो ऐसे लिखा जाएगा, यानी रा के पदेन रूप के साथ। लेकिन दृष्टि की अगर बात की जाए तो दृष्टि दोस्तों री की मात्रा के साथ लिखा जाएगा, इस तरह से दृष्टि। तो ठीक। तो दृष्टा ये सही है और दृष्टि ये सही है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों देखिए सृष्टा है, सृष्टा ये सही है। और सृष्टि की अगर बात करें तो सृष्टि में री की मात्रा आएगी, इस तरह से सृष्टि सही होएगा। तो इन शब्दों को याद रखेंगे, दृष्टा इस तरह से और दृष्टि इस तरह से। सृष्टा में भी रा का पदेन रूप, लेकिन सृष्टि में जो री की मात्रा आएगी। ठीक। ऐसे ही द्रष्टव्य होता है दोस्तों, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य। तो ये शब्द आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान, ज्ञान क्षेत्र और मिश्रण। इसमें पहला कौन सा शब्द आएगा, बाद में कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए आपको अच्छे से वर्णमाला याद करनी है इसके लिए। सबसे पहले स्वर आते हैं, फिर स्पर्श व्यंजन आते हैं, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म व्यंजन। इस तरह से हमें क्रम भी इनका पता होना चाहिए। ठीक। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और देखिए शब्द का वर्ण विच्छेद भी आपको आना चाहिए। वर्ण विच्छेद, तो शिक्षक, पहले देखिए यहाँ पर तालुषा है, फिर वाह है, फिर ज्ञा है, फिर माँ है। तो यहाँ पर देखिए जो शाह है ये ऊष्म व्यंजन है, तो इससे पहले तो हमारे स्पर्श व्यंजन आएंगे। और यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन है, और यहाँ पर माँ है, माँ भी किसमें, स्पर्श व्यंजन में है। और जो ज्ञा है दोस्तों, जो संयुक्त व्यंजन है चार, वो जो जिससे मिलकर बनते हैं वो तुरंत उसी के बाद आता है। तो ज्ञा जो है दोस्तों जा से मिलकर बनता है, तो देखिए जा के बाद आएगा। तो पहले नंबर पे यही है जा। ठीक। सा आ गया पहले पे। दूसरे पे यहाँ पर देखिए माँ आ जाएगा, तो ये तो वो हो गए स्पर्श व्यंजन। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ऊष्म और यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो तीसरे नंबर पर वर्तमान आएगा, और फिर चौथे नंबर पर हमारा आ यानी शिक्षक आ जाएगा। तो सादा बा आ देख लेंगे किस में है, सादा बा हमारा सी ऑप्शन में है। ठीक। तो इसका जो आंसर है वो सी हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। विजय, इमली, क्षत्रिय, कमलेश। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें स्वर मिल रहा है, मैंने आपको बताया वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आएंगे। तो यहाँ पर ई मिल गया हमें। इसके बाद तो इस पर एक लगा लेंगे। इसके बाद देखिए ये तो अंतस्थ व्यंजन है, वाह। इसके बाद छा है और का है। तो इनमें देखिए पहले का आएगा, फिर छा का के तुरंत बाद आएगा, यानी तीसरे नंबर पर क्षत्रिय। और फिर अंतस्थ व्यंजन में वा ले लेंगे हम, यानी 4 नंबर पर ये बा दा सा आ। तो बादा सा यानी नो का भी सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को क्रम में लगाइए। अंजलि, आमर्थ, अपघटन, असहनशील। तो यहाँ पर तो देखिए बड़ा आ है, लेकिन यहाँ आ है, यहाँ आ है और यहाँ अनुस्वार है। तो आ और अनुस्वार में देखें हम तो अनुस्वार पहले आएगा दोस्तों, यानी इसका आ पहले आ जाएगा। फिर इसमें पहले आ है, इसमें भी आ है।
अब इस तरह से कौन सा पहले लगाएं तो उसको तुरंत बाद वाले वर्ड पर चले जाएंगे, यानी यहाँ पर पा है और यहाँ पर सा है। पा पहले आएगा क्योंकि पा क्या है, स्पर्श व्यंजन का है और ये ऊष्म व्यंजन का है। दूसरे नंबर पर सा जाएगा हमारा, तीसरे नंबर पर दा और चौथे नंबर पर हमारा बा। तो देख लेंगे आ सा दा बा, आ सा दा बा, यानी बी हमारा सही हो जाएगा, आ सा दा बा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध पूछ रहा, अशुद्ध पूछ रहा, उसको तुरंत ही हम अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर अशुद्ध पूछा है। सामाजिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक सही है, समाज में एक प्रत्यय है, अभी मैंने पीछे आपको नियम बताया। माधुर्य सही है क्योंकि मधुर में यहाँ पर यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। व्याप्त सही है, वी प्लस आप। प्रमाणिक, अभी पीछे मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रमाण प्लस इक का, तो जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर ये गलत है। क्या होना चाहिए था, पिरामाणिक, पिरामाणिक यहाँ पर होना चाहिए था। अगला प्रश्न, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध पूछा है। परीक्षण, पूज्य, प्राण, परीक्षा। शुद्ध पूछा है दोस्तों, परीक्षा यहाँ पर सही है। परीक्षण में क्या गलती है, तो देखिए बड़ी ई की मात्रा आएगी। परीक्षा इस तरह से लिखा जाता है, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है, पूज्य। ठीक। प्राण इस तरह से लिखा जाएगा, प्राण। ठीक। देखिए दृष्टि यहाँ पर ये सही है दोस्तों, और दृष्टा पूछता तो रा का पदेन रूप आता, दृष्टा। जो रा की नीचे मात्रा होती है उसको बोलते हैं पदैन रूप, और जो रा की ऊपर मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर कर्म में लिखता हूँ, तो ये होता है रा का रेफ रूप। ठीक। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध पूछा है यहाँ पर। उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्जवलन या उज्ज्वल। देखिए उज्ज्वल जहां भी ये पूछे तो दोस्तों दोनों जा इसमें आधे आते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। सही है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है। अनुस्वार है, या उआ है, या ना है, या ड़ा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अनुस्वार यहाँ पर ये है ना दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये देख लेंगे, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है ना, जैसे का वर्ग का, खा, गा, घा और ला। ऐसे ही देखिए चा, छा, जा, झा, उआ, टा, था, डा, धा और अणा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। ये है दोस्तों हमारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक। स्पर्श व्यंजन में जो हमारे देखिए पांचवा वर्ण है ना, पावर का पांचवा, चावर का पांचवा, यानी ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों अनुनासिक। अनुनासिक, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जो हवा है नाक और मुख दोनों से निकलती है, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक या पंचमाक्षर, यानी पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर। ठीक। अनुनासिक या पंचमाक्षर बोलते हैं। और ये जो पहले के चार हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। इसके बाद दोस्तों आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। फिर देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, श, सा, सा और हा। क्या नियम बतलाने वाला हूं, देखिए यहाँ पर, अगर दोस्तों देखिए स्पर्श व्यंजन का कोई पांचवा अक्षर है और वो पांचवा अक्षर आधा है, और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का, जैसे यहाँ पे ये पूछ ले ड़ा, ये आधा है, और इसी वर्ग का कोई दूसरा इसमें उसके बाद तुरंत आए, तो वो क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। किस तरह से, यहाँ पर देखिए यही ले लो, पहला पहला वर्ग का, जैसे हम गंगा लिखें दोस्तों, गंगा, तो जो पांचवा अक्षर ले लिया इसमें आधा, और इसके बाद दोस्तों ये गंगा, इस तरह से लिखी जाती थी गंगा पहले। ठीक। जब से अब कंकड़ विधि आई कंप्यूटर, तो मैंने आपको बताया कि जब पांचवा अक्षर आधा है, उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई दूसरा व्यंजन आए, तो यहाँ पर जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है पंचमा अक्षर, तो इस तरह से ये बदल जाएगा अनुस्वार में गंगा। क्या वाले का कोई एग्जाम्पल लें, जैसे
यहाँ पर हम लिखते हैं चंचल, इस तरह से शुद्ध रूप चंचल। लेकिन अब टंकण विधि के कारण ये देखिए पांचवा अक्षर है आधा, इसके बाद तुरंत उसी वर्ग का देखिए जो चा है आ गया। जब उसी वर्ग का दूसरा व्यंजन आ गया दोस्तों, तो ये जो है पांचवा अक्षर ये अनुस्वार में बदल जाएगा, इस तरह से चंचल हो जाएगा। ठीक। स्पर्श व्यंजन में तो हमें ये याद रखना है, जब अनुनासिक यानी पंचमा अक्षर आधा है और उसके बाद तुरंत उसी वर्ग का दूसरा व्यंजन आए तो वह अनुस्वार में बदल जाता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि आधा कौन सा है, यानी जो पंचमाक्षर हो उसी वर्ग का आधा होगा वो जो अनुस्वार में बदला है। लेकिन अगर वो अंतस्थ व्यंजन के साथ है या ऊष्म व्यंजन के साथ है, वो स्वयं में अनुस्वार ही होएगा। अनुस्वार कौन सा होता है? ये वाला अनुस्वार, और ये होता है विसर्ग। अगर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के साथ है, यहाँ पर देखिए संस्कार है, यहाँ पर जो सा है आधा अनुस्वार के बाद देखिए सा, तो ये किस में है? ऊष्म व्यंजन में है, तो ये स्वयं में क्या होगा? अनुस्वार ही होगा, यानी इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, अनुस्वार। देखिए आगे मैंने और प्रश्न रखे हैं और अभी आपका क्लियर हो जाएगा ये। संयम शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो देखिए अब हमें आगे जाना ही नहीं है, अभी हमने पीछे कितनी चर्चा की थी यहाँ पर कि अगर स्पर्श व्यंजन के साथ है तब तो हमें देखना है कि कौन सा व्यंजन है कि नहीं है, ये है, ये है, ये है। अगर अंतस्थ और ऊष्म के साथ है तो तुरंत हमें क्या लगाना है? अनुस्वार ही लगाना है। तो यहाँ पर देखिए संयम है, संयम यहाँ पर या दे रखा है और या क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, तो हमें आंख मीच के हमें क्या लगा देना है? अनुस्वार लगा देना है, यानी इसका ए सही हो जाएगा। आगे और क्लियर होगा। देखिए एक प्रश्न और है आगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध को तुरंत देखिए अंडरलाइन कर लेंगे। अशुद्ध पूछा है, ज्योत्सना, कालिदास, अनभिग, अनधिकार उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस पर भी स्टार लगा लेंगे, यहाँ से भी आपको दो तीन जानकारी मिलने वाली है। जो ज्योत्सना शब्द है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है दोस्तों चांदनी। इसका अर्थ चांदनी सा होता, लिखा इसी तरह से जाता, आधा जा होता है और इसमें देखिए ता आधा होता है और सा भी आधा होता है। ठीक, ज्योत्सना। गलत तरीके से अगर लिख के देता तो इस तरह से लिख के देता दोस्तों, इसमें पूरा सा बनाकर देता है ज्योत्सना, सही है, जो क्या है? गलत है। कालिदास यहाँ पर देखिए गलत है, यहाँ पर कालिदास इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, कालिदास। ये बहुत बड़े कवि हुए हैं और इन्होंने देखिए अपना नाम इसी तरह से लिखा गया था, तो जो जिसका नाम है वो उसी तरह से शुद्ध माना जाता। कई सारे नाम है जो पूछता है वर्तनी में, जैसे कालिदास जी का पूछ लिया और मैथिली शरण गुप्त जी का पूछता है और राहुल सांकृत्यायन का बहुत पूछता है, क्योंकि सांस्कृत्यायन करके देता और होता क्या है? सांकृत्यायन। तो यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा ही आएगी काली पर, कभी आप इस तरह से लगाएं कि भाई काला, और काला का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है इस तरह से काली, तो कालिदास भी इस तरह से होगा, जो कि गलत है। कालिदास उनका नाम है जो वो स्वयं इस तरह से लिखते थे छोटी की मात्रा के साथ। अनभिग, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हमारा बी हो गया, यानी कालिदास में गलती है, अशुद्ध पूछा। अनभिग बिल्कुल सही है दोस्तों। अनभिग जो बना है दोस्तों देखिए, अन प्लस अभिग से बना है, अन प्लस अभिग से। तो अभिग का अर्थ होता है दोस्तों जानकार, और अनभिक का मतलब होता है जो जानता ना हो, तो ये आपस में अभिक और अनभिक क्या है? विलोम भी है। अनधिकार जो बना है दोस्तों, इसमें भी अन प्रत्यय है, अन प्लस अधिकार, अधिकार। ठीक, तो यहाँ पर जो गलती करके देता है ना अनधिकार में, वो अनधिकार कर देता है, अनधिकार, जो गलत है। सही है, तो यहाँ पर देखिए ना पे हलंत लगा हुआ है, यानी आधा ना है, तो इसको जो पूरा कर रहा है ना, ये छोटा आ पूरा कर रहा है, इस कारण ये अनधिकार हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, आनंद शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? देखिए ये उसी संबंधित है जो मैंने अभी पीछे आपको बतलाया था। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण है ये पूछा है, अनुस्वार है, उआ है, ना है या ला है? तो देखिए अनुस्वार तो वहां पर होता जहां अंतस्थ व्यंजन होता या ऊष्म व्यंजन होता। यहाँ पर देखिए दा है, जब दा है दोस्तों, दा का पांचवा अक्षर कौन सा है? ता, था, दा, ता, था, दा, धा और ना। तो जो इसमें है देखिए दा, तो इसका जो पांचवा अक्षर है ना है, तो हमें देख लेना कौन सा है, यानी सी हमारा सही हो जाएगा। आनंद शब्द में बना अनुस्वार जो है दोस्तों, वो ना है यहाँ पर, सही है, इसकी जगह, यानी ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आनंद। ये भी आनंद सही है दोस्तों, और ये भी आनंद सही है। अच्छा, अगर दोनों ऑप्शन में दे दे तो हम इसे वरीयता देंगे,
क्यों? क्योंकि देखिए वर्तमान समय में दोस्तों टंकण विधि को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, यानी आधुनिकता को ध्यान में रखा हुआ है जब से कंप्यूटर पर ज़्यादा काम होने लगा है। तो हिंदी भी देखिए इस तरह से ये भी सही है हिंदी, और ये भी हिंदी सही है। लेकिन वरीयता इस वाली को देंगे, सही है। इसलिए रखा दोस्तों ताकि गति जो है वो बाधित ना हो सके, क्योंकि इसमें ज़्यादा की दबेंगी, इसमें कम की दबेंगी, ऐसे ही इसमें ज़्यादा की दबेंगी, इसमें कम की दबेंगी टाइपिंग करते समय। अगला प्रश्न, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? री की हमें मात्रा बतलानी है यहाँ पर, यानी किसमें री है? उर्दू, हृदय, वर्षा या प्रशांत या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है देखिए ऊपर मात्रा मैंने अभी आपको कर्म में बताई थी कि रा का रेफ रूप है, जो ऊपर रा लगती है दोस्तों वो रा का रेफ रूप होता है, और नीचे रा का पदेन रूप। हृदय में जो यहाँ पर देखिए हिर, ये जो मात्रा है ना ये री की मात्रा है, री की मात्रा है, यानी इसका हमारा बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर भी रा का रेफ रूप है प्रशांत, यहाँ पर रा का पदैन रूप है, पदैन। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द में रा का रेफ रूप का प्रयोग हुआ है? अनेक बार अभी मैंने आपको पीछे बतला दिया। ग्रीष्म, वर्षा, रमाकांत, समृद्धि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ये जो है दोस्तों पदैन रूप है, इसमें क्या है रा का रेफ रूप है, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। रमाकांत ये तो रा पूरा ही दे रखा है। समृद्धि ये री की मात्रा है, री की मात्रा है, ठीक। तो इसका बी हमारा सही हो जाएगा। रेफ रूप पूछा, और रेफ रूप कौन सा? ऊपर वाला होता है, यानी जैसे कर्म ये। अगला प्रश्न, कंकाल शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है? ना, उआ, ला या आ। आप जानते होंगे कंकाल यानी ये बाद वाला, देखिए अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देख लेते हैं हम। यहाँ पर का है। अब का वर्ग का पांचवा कौन सा है? जो का वर्ग का पांचवा है दोस्तों ये वाला है, ठीक। तो इसमें देख लेंगे, यानी हमारा सी सही होगा। अच्छा कंकाल अगर देखिए लिखे हम दोस्तों, कंकाल पहले तो इस तरह से लिखा जाता था कंकाल, जैसे गंगा, गंगा, ठीक। अब गंगा का वर्तमान रूप क्या हो गया? ये हो गया गंगा। ऐसे ही कंकाल, कंकाल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों अगर कोई पूछे संबंध, संबंध इस तरह से, और आपसे लिखकर पूछे कि ये बताइए संबंध ये है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस अनुस्वार की जगह माँ ही है और इस अनुस्वार की जगह ना है? तो मैंने आपको क्या बतलाया, उसके तुरंत बाद वाला वर्ड देख लेंगे, ये धा है। अब जो धा है इसका पंचमा अक्षर क्या है दोस्तों? ना है। और ये बा है, पा फा बा भा मा, तो इसका पांचवा अक्षर कौन सा है दोस्तों? माँ है। इस कारण यहाँ पर आधम आया और इस कारण यहाँ पर आधन आया, और दोनों अनुस्वार यहाँ पर आए। तो यहाँ से हमें ऐसा पता चलेगा कि इस अनुस्वार की जगह आधा माँ है और इस अनुस्वार की जगह आधा ना है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा है। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊनी। आशीर्वाद तो दोस्तों अनेकों बार ये गलत करके ही देता है आशीर्वाद। आशीर्वाद जो लिखा जाता है ना, देखिए ये बना है दोस्तों आशी प्लस वाद से। आशी का मतलब होता है दोस्तों शुभ, और वाद का मतलब होता है दोस्तों वचन, यानी शुभ वचन। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है, ये जो बनेगा आशीर्वाद बनेगा, और जो रा की मात्रा है ये यहाँ पर वापस जाएगी, ठीक। आशीर्वाद ये सही होता है, तो यहाँ पर ये तो गलत है। आजीविका दोस्तों यहाँ पर सही है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अध्ययन में क्या गलती है? तो अध्ययन में डबल या आता है दोस्तों, इस तरह से अध्ययन। ऊनी में बड़ा ऊ आता है, ऊनी। कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है? देखिए ये टॉपिक तो मुझे लगा आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, कई प्रश्न मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है? तुरंत देखिए अगले व्यंजन पर चले जाएंगे। टा ठा डा ढा ना, कौन सा वाला? देखिए टा ठा डा धा और णा, ये वाला णा। पांचवा अक्षर कौन सा है इसका? तो ना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कंठ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक कंठ। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है? पाली, उर्दू, हिंदी या संस्कृत?
चंद्र बिंदु का प्रयोग दोस्तों हिंदी में होता है। देखिए चंद्र बिंदु वाला अगर कोई शब्द मिलता है और पूछा ये तत्सम है या तद्भव है, तो आप जानते हैं तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, तो वहां पर आपको तद्भव ही लगाना है। चंद्र बिंदु कहाँ पर आता है? हिंदी शब्दों में आता है। ठीक। पंचानन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है? उआ है, ड़ा है, या ये ड़ा है, या अनुस्वार है? तो देखिए यहाँ पर तुरंत इसके बाद चले जाएंगे। क्या है? चा है, चावल है। अब चा का जो पांचवा अक्षर है दोस्तों, आप जानते हैं क्या है? उआ है। ठीक। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन ए में ही है उआ, यानी जैसे इस तरह से लिख सकते हैं हम पंचानन। पंचानन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको चंचल लिखकर दिखलाया था, चंचल। वास्तविक वर्तमान रूप क्या है इसका आधुनिकता में? तो ये पंचानन इस तरह से बना दिया टंकण विधि को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो गति है वो बाधित ना हो सके, पंचानन। और इसको बना दिया चंचल। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी पूछा, अधीन है, अधीन है, आधीन है, या आधीन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अधीन शुद्ध शुद्ध शब्द है दोस्तों, वह है ऑप्शन बी में अधीन। ठीक। ये होता है गुलाम। गुलाम। ठीक। तो अधीन इस तरह से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये मुख्यतः यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो भर्ती के लिए है। जो जूनियर असिस्टेंट में 5512 और 3284 और स्टेनो में 1224 भर्ती है, उसके लिए हमने हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू की है। और ये आज हमारी हिंदी टेस्ट सीरीज का दोस्तों चौथा दिन है। इसमें अभी हम देखिए शुरू में तो चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हैं, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन रख रहे हैं। अभी हमने पीछे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न देखे और वर्णमाला ही प्रश्नों के माध्यम से पूरी समाप्त कर दी। आज हमने वर्तनी से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट देखा है, और वर्तनी से संबंधित जो देखिए हार्ड हार्ड यानी कठिन शब्द थे, उन सभी शब्दों को मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। ये वह शब्द है दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से देखें और बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि देखिए ये चैप्टर ऐसा है जो प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा आपका। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।